नमस्कार। मकर संक्रांति ये नाम सुनते ही मन में क्या आता है? पतंगे, तिल गुड़ के लड्डू, है ना? पर सोचिए, अगर मैं कहूं कि ये त्योहार हमारे एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी, हेल्थ साइंस और यहां तक कि भारत के मॉडर्न स्पेस मिशन से भी जुड़ा है। चलिए आज इस जाने पहचाने त्योहार की वो परतें खोलते हैं जिनके बारे में शायद ही बात होती है। पतंग, ब्रह्मांड और दान सुनने में कितना डिस्कनेक्टेड लगता है ना। लेकिन मकर संक्रांति वो धागा है जो इन तीनों को बहुत खूबसूरती से एक साथ पिरोता है। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर इस त्योहार के दिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो इस त्योहार की सबसे पहली और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसकी अनेकता में एकता। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे पूरा भारत एक साथ मनाता है, लेकिन हर कोई अपने अपने अनूठे अंदाज में। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, नाम कितने अलग हैं, जश्न के तरीके भी कितने अलग हैं। तमिलनाडु में पोंगल है तो पंजाब में लोहड़ी। लेकिन इन सब का जो कोर आइडिया है, जो केंद्र है, वो एक ही है, सूर्य का स्वागत। ये दिखाता है कि कैसे एक ही एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट हमारी संस्कृति में इतने सुंदर और डाइवर्स तरीकों से मनाया जाता है। तो सवाल यह है कि ये सारे उत्सव एक ही समय के आसपास क्यों मनाए जाते हैं? इसका जवाब हमारी परंपराओं में तो है ही, लेकिन उससे भी ऊपर सीधे आसमान में छिपा है। जी, इस त्योहार की तारीख कोई रैंडम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना से तय होती है, जिसे हमारे पूर्वज सदियों से जानते थे। तो आखिर वो खगोलीय घटना है क्या? वो है उत्तरायण। इसका सीधा सा मतलब है सूर्य का उत्तर की ओर सफर। मतलब इस दिन से सूर्य अपनी दिशा बदलता है। और ये सिर्फ दिशा का बदलाव नहीं है, ये मौसम और एनर्जी के पूरे साइकिल में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और जानते हैं, इसी बदलाव में इसका सबसे गहरा, सबसे खूबसूरत मैसेज छिपा है। अंधकार पर प्रकाश की विजय। हर दिन थोड़ा और उजाला, थोड़ी और गर्मी। ये नेचर का तरीका है हमें याद दिलाने का कि लंबी से लंबी रातों के बाद सुबह हमेशा होती है और अपने साथ उम्मीद लेकर आती है। इस बदलाव का आध्यात्मिक महत्व कितना गहरा है, इसका अंदाजा भगवद गीता के इस श्लोक से लगता है। इसमें कहा गया है कि उत्तरायण का समय इतना शुभ है कि इस दौरान शरीर छोड़ने वालों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे कमाल की बात यह है कि सूर्य के प्रति ये सम्मान सिर्फ पुराने ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है। आज सीबीएसई इसी त्योहार को भारत के आधुनिक सौर मिशन आदित्य L1 से जोड़ रहा है। सोचिए, ये कितना खूबसूरत ब्रिज है जो हमारी हजारों साल पुरानी जिज्ञासा को सीधे 21वीं सेंचुरी के साइंस से जोड़ता है। तो चलिए, ब्रह्मांड की बातें तो हो गईं, अब जरा जमीन पर वापस आते हैं, क्योंकि ये त्योहार जितना एस्ट्रोनॉमिकल है उतना ही जमीनी भी है। ये हमारी फसलों से, हमारी सेहत से और हमारे खाने पीने से जुड़ा है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ खाना ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, इसके पीछे प्रॉपर हेल्थ साइंस है। तिल और गुड़ दोनों की तासीर गर्म होती है, और जब इन्हें साथ में खाते हैं तो ये कड़कड़ाती सर्दियों में शरीर को वो जरूरी गर्मी और एनर्जी देते हैं जिसकी उसे सख्त जरूरत होती है। साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी मजबूत करते हैं। पर इन सारे पकवानों में से एक डिश ऐसी है जो इस त्योहार का बिल्कुल सेंटर है, और वो है खिचड़ी। लेकिन रुकिए, ये कोई मामूली खिचड़ी नहीं है। इसके पीछे तो योद्धाओं की एक पूरी कहानी है। खिलजी के आक्रमण के समय बाबा गोरखनाथ ने लड़ने वाले नाथ योगियों को ये सुपर फूड बनाने की सलाह दी। क्यों? क्योंकि ये जल्दी बनती थी, पौष्टिक थी और फौरन एनर्जी देती थी। ये सिर्फ भोजन नहीं था, ये उस समय के वॉरियर्स के लिए एक स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन था। और खिचड़ी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें ज्योतिष भी छिपा है। माना जाता है कि खिचड़ी के इंग्रेडिएंट्स अलग-अलग ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे चावल चंद्रमा का प्रतीक है, तो उड़द दाल शनि का। मतलब कमाल है ना, एक कटोरी खिचड़ी अपने आप में एक पूरी खगोलीय थाली है। हर त्योहार की ना एक आत्मा होती है, और वो आत्मा बसती है उसकी कहानियों में। तो चलिए अब मकर संक्रांति की उन कथाओं की दुनिया में चलते हैं जो इसे सिर्फ एक उत्सव से कहीं ज्यादा बना देती हैं। सबसे प्रसिद्ध किस्सा तो हम सब ने सुना ही है, महाभारत के भीष्म पितामह का। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने अपने प्राण त्यागने के लिए सही समय यानी सूर्य के उत्तरायण होने तक बाणों की शैया पर इंतजार किया। ये दिखाता है कि ये समय कितना शुभ माना जाता था। और तिल इतना जरूरी क्यों है इस दिन? इसका जवाब सूर्यदेव और उनके बेटे शनिदेव की इस कहानी में मिलता है। एक पारिवारिक झगड़े के बाद
तिल ही वो चीज थी जो पिता पुत्र के बीच सुलह का सिंबल बनी। शायद इसीलिए आज भी इस दिन तिल का दान और सेवन रिश्तों में मिठास घोलने का प्रतीक माना जाता है। तो अब तक हमने कल्चर की बात की, साइंस की बात की, कहानियों की बात की, पर अब हम इस त्योहार के बिल्कुल कोर तक पहुंच रहे हैं, इसके फिलॉसफिकल हार्ट तक। देखिए, हमारी फिलॉसफी में जिंदगी के दो बड़े मकसद माने गए हैं। एक है अर्थ यानी मटीरियल वेल्थ, समृद्धि, और दूसरा है धर्म यानी सही रास्ते पर चलना, एक एथिकल लाइफ जीना। और अक्सर इन दोनों के बीच एक टेंशन रहता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि दौलत कमाने और एक नैतिक जीवन जीने के बीच ये बैलेंस कैसे बने? कैसे ये पक्का करें कि हमारी तरक्की हमारे उसूलों से भटके नहीं? इसका जवाब है एक छोटा सा शब्द, दान। दान ही वो पुल है जो अर्थ को धर्म से जोड़ता है। ये सिर्फ दया दिखाना नहीं है, ये अपनी दौलत को पवित्र करने और उसे एक ऊंचे मकसद से जोड़ने का तरीका है। ये स्लाइड बिल्कुल साफ साफ दिखाती है कि दान काम कैसे करता है। ये हमारे सरप्लस धन को सही दिशा देता है, हमारी सफलता को एक नैतिक आधार देता है और आखिर में समाज में धर्म को बनाए रखता है। ये पर्सनल गेन को सोशल गुड में बदलने का एक बहुत पावरफुल टूल है। तो अब देखिए पूरी पिक्चर कैसे कनेक्ट होती है। जब मकर संक्रांति पर खिचड़ी दान की जाती है तो ये सिर्फ किसी भूखे को खाना खिलाना नहीं है, ये दान की उसी गहरी फिलॉसफी की प्रैक्टिस है जो हमारी भौतिक समृद्धि यानी अर्थ को हमारे नैतिक जीवन यानी धर्म से जोड़ती है। तो हमने देखा कि मकर संक्रांति सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक नेशनल सेलिब्रेशन है, एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है, हार्वेस्ट और हेल्थ का जश्न है, कहानियों का खजाना है और इन सबसे बढ़कर देने के दर्शन का एक जीता जागता उदाहरण है। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज की दुनिया में जहां हर कोई पाने की होड़ में लगा है, क्या इस प्राचीन त्योहार की भावना से सीखकर देने की कला को फिर से जिंदा किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।